गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जीवन में गुरु की महत्ता यानी कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो आपको सही राह दिखाए, वो बहुत ज़्यादा है। वो ईश्वर से भी बढ़कर मानी गई है हमारे ग्रंथों में। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने पंजाब में हज़ारों बच्चों का मार्गदर्शन किया है और कर रहे हैं। अरोड़ा क्लासेस के ओनर आर के अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं। अरोड़ा साहब, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के इस पॉडकास्ट विजनरीज ऑफ पंजाब में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताइए, अभी मैं आपसे बात कर रहा था और ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि सारे कोचिंग सेंटर्स के सिलेक्शन एक तरफ और आपके एक तरफ, उनके सबके मिला के बराबर आपके सिलेक्शंस। तो इतने सारे सिलेक्शंस का कारण क्या है? क्या ऐसा आप पढ़ा रहे हैं जो दूसरे नहीं पढ़ा पा रहे हैं? सर पहले तो मैं न्यूज़ 18 का थैंक यू करना चाहूँगा जी। भी, जो मुझे मौका दिया। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है भी, इतने बड़े चैनल पे आके इस तरीके से हमको ट्रीटमेंट जो मिलता है ना, ये भी हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वो ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। तो सर जैसे कि आपने पूछा कि इतने ज़्यादा सिलेक्शंस का कारण क्या है, तो सर उसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे गुरुकुल प्रोजेक्ट को। जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल होता था भी, बच्चे जो है अपने गुरु के पास रह के पढ़ाई करते थे, तो सेम कंसेप्ट पे हमने एक गुरुकुल हॉस्टल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अच्छा। हालांकि सारे बच्चे हमारे पास गुरुकुल में आके नहीं रह सकते, ना रहते हैं, लेकिन उसका असर ऐसा होता है जैसे कि सपोज करो हमारी एक क्लास के अंदर 200 प्लस बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें से 30 बच्चा जो है ना वो हमारे हॉस्टल में रहता होता है। और हॉस्टल का इन्वायरमेंट इतना ज़बरदस्त है हमारे वहाँ पे कि वहाँ पे अंदर ही लाइब्रेरी है, जिम है, इवन बॉयज़ हॉस्टल में तो इवन उनके कमरों में भी कैमरे लगे हुए हैं। यानी बच्चा वहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आता है। हम उनको साफ कह देते हैं भी आपको दोस्ती यारी इस तरह सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना है, भी कोई त्यौहार नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई रेस्ट नहीं है। जब तक हमारा सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक हमने लगे यहाँ रहना पे रहना है। राइट। तो वो हॉस्टल के अंदर जब वो रहता है रात को 2-2 3-3 बजे से पहले कोई हॉस्टल में सोता नहीं है। जब वो कैंडिडेट आके क्लासरूम में बैठता है ना, तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही होता है, मैं क्लास में जैसे ही एंटर करता हूँ मैं सबसे पहले उनको ही खड़ा करता हूँ। मैं कहा बताओ कितने बजे सोए थे रात को? तो वो कहता है रात को सर 2 बजे सोए, 3 बजे सोए। इससे क्या है, बाकी बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। पॉजिटिव अच्छा असर। हाँ भी, ये कैंडिडेट रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहा है, हम क्यों 11 बजे सोएं, 12 बजे सोएं? उन्हीं को देखते देखते हमारी ऑनलाइन जो स्टूडेंट ऑनलाइन बच्चा क्लास लगा रहा है वो भी सुनता है कि हाँ ये बच्चे 2-2 3-3 बजे तक सो रहे हैं यहाँ पे बठिंडा में जो रहने वाले हैं, तो हम भी घर पे क्यों जल्दी सोएं? तो इससे क्या, हमारा एक बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट, सारी गेम टोटल इन्वायरमेंट की होती है। तो हमने एक बच्चों को एक बेस्ट इन्वायरमेंट दे रखा है। पढ़ते बच्चे खुद हैं, मेहनत खुद करते हैं और सिलेक्शन नाम हमारा हो जाता है। आज तो आप इस फसल को थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं, और ये फसल कहाँ से, इसके बीज कहाँ से पड़े, कब शुरुआत हुई अरोड़ा क्लासेस की? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप सरकारी नौकरी में थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सरकारी नौकरी से कब ये ट्रांजिशन इस तरफ हुआ और कितना आसान या मुश्किल था? देखो सर, मैं ना आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है भी। मैं ये चाहता हूँ ज़िंदगी के अंदर अगर कोई कैंडिडेट बहाने ना बनाए ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। आप अंबानी भी बन सकते हो, आप बहाने ना बनाओ। कोई भी कैंडिडेट, हर कोई कैंडिडेट कुछ भी कर सकता है। तो मेरी शुरुआत हुई थी, मैं बहुत एक मिडिल क्लास नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास में बोल सकता हूँ भी। हम छोटे होते जो बचपन में लगभग 7-8 साल की उम्र से हम लोगों की दुकानों पे काम करते थे। इवन संडे को सब्जी की रेडी तक मैं लगाता होता था। साथ में पढ़ाई चल रही है हमारी, साथ में इस बैकग्राउंड से मैं उठा हुआ कैंडिडेट हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब तो ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना था भी, यार गवर्नमेंट जॉब मिल गई ना तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। तो वो सपना मैंने पूरा किया। आफ्टर +2 ग्रेजुएशन करते करते मैंने अपना वो सपना जो है पूरा कर लिया। छोटे होते भी ना हमारे वहाँ पे सिटी में एक कोई कंपटीशन होता था, कंप्यूटर सेंटर था हमारे, तो उनका प्राइज़ होता था भी, जो फर्स्ट आएगा तो उसको हम ये वॉकमैन देंगे, ये साइकिल प्राइज़ है, कुछ भी है। तो हम वो स्ट्रैटेजी की एक बुक देते थे। तो हमारी शुरुआत तभी से हो गई थी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की। तो वो कंपटीशन हर साल हम ही जीतते थे, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें कभी, हमारी औकात ही नहीं थी कि हम खुद खरीद पाएँ। तो वो कंपटीशन हम जब फाइट करते थे ना, तो हम वो बुक्स को पूरा रट्टा लगाते थे। तो ऐसे करते करते +2 के बाद हमने गवर्नमेंट जॉब्स की भी बुक्स थी, हमने उन बुक्स को इतना रट्टा लगाया भी, यार ये क्लियर कर लिया ना तो पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो उसके बाद मैं बहुत छोटी एज में सेलेक्ट हो गया था। तो जब मैं जहाँ पे भी जॉब करने के लिए गया, तो वहाँ के आसपास के लोग जो मेरे से जनरली बड़े होते थे, ग्रेजुएट होते थे, वो कहते यार इतनी छोटी उम्र वाला गवर्नमेंट जॉब लग गया, यार क्या खास बात है। वो मेरे दोस्त बन गए, मेरे से वो गाइडेंस लेते कि यार क्या ऐसा क्या किया तूने जो तू गवर्नमेंट जॉब लग गया। तो उन्होंने मेरे से गाइडेंस लेना स्टार्ट कर दी। मैं भी उनको दोस्त मान के फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाने लग गया। तो ऐसे करते करते मेरे 4-5 दोस्त थे, उसमें से 2 दोस्त सिलेक्ट हो गए मेरे।
तो उनके मम्मी पापा मेरे पास मिठाई का डब्बा और साथ में 2100 रुपये लेके आ गए, कहते ये लो आपकी वजह से सेलेक्ट हो। मैं नहीं, मैंने मेहनत तो इन्होंने की है, मैंने तो चलो थोड़ा सा गाइड ही किया था। कहते फिर भी गाइड किया, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने मुझे मिठाई का डब्बा दिया, 2100 मैंने मना कर दी। मैंने कहा पैसे नहीं लेने, मैंने दोस्त है मेरे, दोस्त ही थोड़ी पैसे लूंगा। वो कहते नहीं, ये हमारा सगन है, हमारा प्यार है, इसको मना नहीं करना। जब मैंने वो 2100 रुपये खर्च किए तो सैलरी के अलावा, तो मुझे इतना मजा आया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उन दोस्तों के आगे दोस्त मेरे पास भाग के आ गए, कहते यार हमें भी पढ़ा यार, तूने उनको क्या ऐसा गाइड कर दिया भी जिससे वो सेलेक्ट हो गए। तो उस टाइम मेरे मन में अचानक थोड़ा सा एक जो कुछ मर्जी कर लो, स्टार्टिंग में एक लालच सा आया। मैंने कहा यार 2500 रुपये फीस लगेगी। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई रोड़ा क्लासेज की। लेकिन कब जैसे जैसे आगे आगे बढ़े, कब ये मेरे मन में ऐसी भावना आ गई, जब बच्चे मेरे पास आके बोलते कि सर आपकी वजह से सेलेक्ट हुए हैं, आपकी वजह से सेलेक्ट हुए हैं। तो बस मेरे मन में एक ऐसी चीज़ आ गई भी यार मैं जॉब करने के लिए नहीं बनाऊँ, मैं लोगों को कैरियर बनाने के लिए बनाऊँ भी। ये पूरी ज़िंदगी मुझे याद रखेंगे यार, इनकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो ऐसे ही अरोड़ा क्लासिक की जो है वो शुरुआत हुई। और कितने बच्चों से शुरू किया होगा आपने? मैंने बस ऐसा आप बताओ, देख लो 4-5 दोस्तों से स्टार्ट किया बस, था। ओके। और इस टाइम हम साल के लगभग 60,000 बच्चा ऑनलाइन पढ़ा देते हैं और लगभग 10-12 हज़ार बच्चा हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं इस टाइम। और कितनी ब्रांचेस ये ऑफलाइन? नहीं, एक सिंगल ब्रांच है हमारी बठिंडा में। बठिंडा में ही है, हाँ जी, और हाँ उसी में आप इतना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऑनलाइन पूरे पंजाब में हर एक जगह से बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ते हैं, यानी पूरे पंजाब में सबसे हाईएस्ट स्टूडेंट हम पढ़ा रहे होंगे इस टाइम। और आपके साथ जुड़ने का तरीका क्या है? अगर कोई बच्चा देख रहा है या उसके पेरेंट्स देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके साथ जुड़ना हो तो क्या तरीका है देखो, उसका? अगर कोई ऑनलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं, पहले तो मैं रिकमेंड तो हम यही कहते हैं कि आप ऑफलाइन मोड में आओ। लेकिन ऑफलाइन मोड के अंदर ये पेरेंट्स को कईयों को वैसे ही नॉमिनल सी फीस होती है, लेकिन मुझे पता है ना कि एक मैं भी उस बैकग्राउंड से उठा हुआ कैंडिडेट हूँ। तो हमारी जो फीस होती है 10 से 20 हज़ार तक की जो फीस होती है, वो भी अफोर्ड करना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। राइट। तो मैं प्रेफरेंस तो उनको ऑफलाइन के लिए कहता हूँ भी ऑफलाइन आओ और हमारे गुरुकुल हॉस्टल प्रोजेक्ट में रहो। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो बड़ी नॉमिनल, जैसे हमारी इस टाइम कांस्टेबल की हमारी ऑनलाइन की फीस सिर्फ 800 है, 800 रुपये फीस है। 800 रुपये पर मंथ? नहीं, पूरे फुल सिलेबस की है। अरे! पूरा फुल सिलेबस करवाएंगे। 8 से 9 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, वो सारे के सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, A to Z लाइव पढ़ाएंगे, लाइव के बाद लाइव की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। पूरा का पूरा सिलेबस है 800 रुपये में। लाइव के बाद रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं? बिल्कुल जी। और ऑल ओवर अगर बाकी एग्जाम के लिए तैयारी करनी तो लगभग 1200 से 1500 रुपये की फीस होती है। तो वो जुड़ सकते हैं हमारे पास, अरोड़ा क्लासेज ऐप है हमारी, तो उस ऐप के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, ये तो और भी बात करेंगे इस पे, लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जैसे केंद्र सरकार है वो कह रही है कि हमको उद्यमी बनना चाहिए, हमको जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। तो इस तरह का जब सोच थोड़ी थोड़ी बदल रही है, उसमें वाई गवर्नमेंट जॉब्स ओनली? देखो सर, मैं ना रियलिटी में मैं बताऊं, जी। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरूर करवा रहा हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब के खिलाफ भी हूँ। अच्छा। बिल्कुल। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि ना ये गवर्नमेंट जॉब आपकी ज़िंदगी का सिर्फ पहला स्टेप है, तो इसके बाद आपको और बहुत आगे बढ़ना है। इसको मंजिल ना माने। बिल्कुल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। एक दोस्त की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। उसने गवर्नमेंट जॉब वो लगा, उसने पहले 3 साल की सैलरी इकट्ठी करके एक प्लॉट खरीदा, अगले 2 साल की सैलरी इकट्ठी करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, और जब वो घर बन गया उसको 10 लाख के प्रॉफिट पे बेच दिया। आज वो कैंडिडेट 3-3 घर एक साल के अंदर 3-3 घर सेल करता है। आप अगर कोई घर बनाओगे ना और वो घर बनाएगा, तो वो आपसे 10-15 लाख सस्ता घर बना देगा, क्योंकि जो सीमेंट आप लेके आओगे वो उससे 10-20% सस्ते में सीट, क्योंकि उसको रूटीन में चाहिए वो चीज़ें। हाँ। तो इवन वो लगभग ऐसा सामान के चलो 25 से 30 लाख रुपए वो अकेले गवर्नमेंट जॉब साथ साथ कर रहा है, उसके अलावा इस प्लान से वो 25 से 30 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है। मेरे एक दोस्त हैं, उसने रेडीमेड की शॉप जो है वो ली हुई है, यानी अपने फ्रेंड को उसने बिठाया हुआ है, पैसा सारा खुद इन्वेस्ट किया हुआ उसने, तो वो भी उसमें से लाखों प्रॉफिट कमा रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ उन्होंने अदर बिजनेस भी सेटअप कर रखे हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अदर बिजनेस सेटअप करके इतने लेवल पे ले गए बिजनेस को और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। अरे तो वाह। मैं तो उनको यही कहता हूँ भी यार आप गवर्नमेंट जॉब जरूर करना, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पहली तनख्वाह आएगी ना, चाहे मुर्गियां पाल लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, यानी कि आप धीरे धीरे बिजनेसमैन बनने की कोशिश करना। वो कहते फिर पहले क्यों ना बिजनेस करें हम। तो मेरा ये कहना है कि जब आप अपनी जेब से पैसे निकाल के बिजनेस करोगे ना, तो उसमें कामयाब होने के चांस ज़्यादा है। आप अपने पेरेंट्स या रिश्तेदार से पैसा मांग के बिजनेस करोगे तो उसमें 99% फेल होने के चांस रहते हैं। और अब हमारी औकात है, हम बहुत मोस्टली लोग जो है मिडिल क्लास से हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो बिजनेस करके रिस्क ले सकें। तो गवर्नमेंट जॉब करके ये होता है कि 3 टाइम की रोटी पक्की होगी, कोरोना आए, आंधी आए, तूफान आए, आपकी सैलरी पक्की है भी, आप इससे डाउन नहीं जाओगे। अब आगे का ही सफ़र है। पर ये बहुत अच्छी सोच आप दे रहे हैं लोगों को, वरना लोग उसको मंजिल मान के वहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर देते हैं कि बस अब मैं आ गया, अब मैं इसी में रिटायर हो जाऊँगा। बिल्कुल। और अपने पोटेंशियल को जो कर सकते हैं
उसको कहीं ना कहीं मार देते हैं। बिल्कुल। मैं भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में था, सरकारी नौकरी, हाँ जी, ठीक है। 2005 से 7 तक। और अगर मैं उसको करता रहता तो मैं आज जो मैं कर रहा हूँ कि मैं एक हिंदुस्तान के इतने बड़े शो में आवाज़ जा रही है, बिल्कुल बड़े बड़े शो में अभिनय कर लेता हूँ, आप लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। बिल्कुल सर, आज तो इनके सामने 2-2 एग्जाम्पल हो गए। हाँ, तो अगर मैंने उसको मंजिल मान लिया होता हाँ जी, तो हम इतना कुछ जीवन में नहीं कर नहीं पाते। कर पाते। तो आप बहुत सही सोच मुझे लगता है कि आप प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, वो बहुत अच्छी दिशा है। तो जब आप पढ़ाते हैं तो क्या ये सोच उनको देते हैं उस समय भी, एक सटल तरीके से या इनडायरेक्टली उनको बोलते रहते हैं कि देखो ये अंत नहीं है? सर मेरा ना पढ़ाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, मिडिल क्लास लोगों का क्या दिक्कत क्या होती है, वो कभी ना सपने नहीं लेते बहुत बड़े। हाँ हाँ। तो जब वो सपने नहीं लेते तो वो सपने टूटते भी नहीं है, उनको दुख भी नहीं होता। मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होता है, जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है ना, मैं उनके सपने बना देता हूँ। मैं उनको पहले दिन ही कहता हूँ कि कल आपने अपने ड्रीम लिख के क्या है। मैं पहले दिन उनको पूछता हूँ ना, तेरा क्या ड्रीम क्या है, तो उनका ना ड्रीम क्या होता है एक्चुअल में, मैं ना बस गवर्नमेंट जॉब लग गया ना, बस बहुत है, बस यही लिमिट है उनकी, उससे आगे की उनकी कोई सोच नहीं है। मैंने कहा नहीं, कल मुझे 2 पेजों के अंदर तुम्हारे सपने चाहिए, आपने ड्रीम लिख के लेके आना है। क्या घर किस तरीके का चाहिए वो लिखना है, वाइफ किस तरीके की चाहिए वो लिखना है, मम्मी पापा के लिए क्या करना है, आपके खुद के क्या ड्रीम है, फॉरेन घूमना है लिख के लेके आना है, कार कौन सी चाहिए लिख के लेके आनी है। मैं ना जानबूझ के उनको 2 पेजों पे लिखवाता हूँ भी यार क्या कुछ चाहिए, मैं एंट्री दूंगा क्लास के अंदर अगर आपने ये अपने ड्रीम ना लिखे। उसका असर क्या होता है, जब वो अपने ड्रीम लिख लेता है ना, अब वो नहीं पढ़ेगा ना तो उसके ड्रीम टूटेंगे, तो उसको दुख होगा। तो उस सिलसिले में उसने अब ड्रीम लिख लिए हैं, उसके मन में उन्होंने इमेजिन कर लिया मुझे ये कुछ लेना है, मेरे को घर के अंदर स्विमिंग पूल भी चाहिए, मेरे को कार ब्लैक कलर की चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए। तो मैं उसके ड्रीम पहले दिन ही लिखवा देता हूँ। फिर उसके अंदर क्या होता है कि हाँ यार अब तो ये पूरे करने पड़ेंगे। सर आप इतना कमाल का काम कर रहे हैं कि उसको उन चीज़ों से अवेयर करा रहे हैं जो उसको नहीं पता है, नहीं अंदर पता है। हैं हाँ जी, हाँ जी। पर नहीं पता है। आप लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे भी ये सपने हो सकते हैं बिल्कुल और वो पूरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। आपसे तो मतलब इतना इतना अच्छा लग रहा है बात करके। ये चीज़ें जो आप कर रहे हो, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनके बच्चे हैं जो +2 कर रहे हैं या पास कर चुके हैं, और कई ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जिन्होंने +2 खुद किया है या पास करने वाले हैं। उनको आप क्या सलाह देंगे कि +2 के बाद उनको क्या करना चाहिए ताकि एक फर्स्ट स्टेप, एक कॉन्क्रीट फर्स्ट स्टेप, एक मजबूत फर्स्ट स्टेप हो और फिर आगे उनके सपनों को उड़ान भी मिल सके? और कुछ ऐसा आप सजेस्ट करेंगे कि वो भी अपने सपनों से थोड़ा सा अवेयर हो पाएं? सर मैं ना जैसे देखो, एक तो होते हैं कैटेगरी होती है, जैसे कुछ बच्चे जो हैं नीट जेई की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो डेफिनेट है वो 7th 8th से अपने कैरियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इनके अलावा जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं ये चाहूँगा कि जैसे आपने +2 बोला, मैं तो ये चाहता हूँ वो 10th के बाद उनको अपने कैरियर के बारे में सोचना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे जनरली मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं ना, चाहे वो क्लर्क बनना चाहते हैं, ऑफिसर, या यूपीएससी तक के लिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो क्लियर करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो आफ्टर ग्रेजुएशन सोचना स्टार्ट करते हैं। देखो नीट जेई वाला, डॉक्टर इंजीनियर वाला 7वीं से 7th से सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये लोग सोचना कब स्टार्ट कर रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन। मैं ये चाहता हूँ इनको भी आफ्टर 10th या 12th सोचना स्टार्ट करना चाहिए अपने कैरियर के बारे में। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। आपका कोई भी सपना है, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बड़ा कुछ भी बनना चाहते हो, तो आप एक शुरुआत मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से करो। आप 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब करते करते अपने साथ साथ सपनों को, क्योंकि उसके अंदर ना गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है, आप ये देखो 1 साल के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर 3 मंथ्स की छुट्टियां हॉलीडे विदाउट पे भी ले सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि +2 के बाद आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात सर, एक मैं आप बताना चाहूँगा, हमने एक प्लान भी बनाया हुआ है, ग्रेजुएशन विद दरोड़ा क्लासेज भी। आप ग्रेजुएशन जो है हमारे साथ करो, आप हमारे पास आ जाओ, जितनी फीस आपने किसी और कॉलेज को देनी थी उतनी फीस में हम कॉलेज भी आपका करवाएंगे, और साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी +2 के बाद ही स्टार्ट करवा देंगे। सर हमारा बहुत फेमस प्रोजेक्ट है ये। अरे वाह! तो और डिग्री क्या देते हैं आप इसमें? हाँ जी, इसमें किसी के साथ टाइप हमारे किया कॉलेज डिग्री? के साथ टाई अप है एक। अच्छा, तो अरे वाह! कॉलेज के साथ हमारा टाई अप है, तो हम यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ उनको साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, यानी कि एक मैं बीच में टोकूंगा, तो ये जो ग्रेजुएशन आप करा रहे हैं, ये एक किसी फिक्स उसमें करा रहे हैं स्ट्रीम में, या जो स्ट्रीम चुनना चाहें? वैसे ही हम आर्ट्स रिकमेंड कर आर्ट्स रहे हैं, आर्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ना आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक्चुअल में कोई भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो उसमें काम हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस, जीए के सब्जेक्ट होता है, तो उसके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो आर्ट्स के अंदर हमको ये बेनिफिट होता है कि वही सेम चीज़ें हमको आर्ट्स के अंदर पढ़नी होती है, वही सेम चीज़ें हमको कम्पिटिटिव एग्जाम के अरे अंदर वाह! पढ़नी होती है। अरे वाह! तो यानी कि जनरली जो मेरे से देखो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको तो मैं रिकमेंड करता हूँ जिस स्ट्रीम में हो आप उस स्ट्रीम में आगे बढ़ो। जो एवरेज कैंडिडेट होते हैं उनको मैं
साफ कहता हूँ कि आप आर्ट्स में शिफ्ट हो जाओ, हमारी जिम्मेवारी है। आर्ट्स के अंदर भी आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करवाना, एक रेगुलर कॉलेज में डिग्री दिलवाना, वही हमारी जिम्मेवारी है। और साथ साथ आपको हम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी तैयारी तैयारी करवाएंगे। करेंगे, हाँ। जो लोग आफ्टर ग्रेजुएशन सोचेंगे ना, तब तक तो आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे 101%। बहुत कमाल की चीज़ आप कर रहे हैं। ये मतलब इतना कुछ सीखने वाला है आपसे कि समाज को किस तरह से वापस दिया जाए। वो कहते हैं ना, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। बिल्कुल सर नहीं, वैसे समाज ने मुझे यानी कि इतना प्यार दिया है ना, इनके लिए जान भी देनी पड़े ना तो भी कम है। यानी इतना ज़्यादा मुझे इन्होंने प्यार दिया है, यानी कि मैं जिस भी जगह जाता हूँ पंजाब में, या मैं इवन फॉरेन भी जाता हूँ ना, तो भी मुझे कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स मुझे मिलते मिल हैं और जाते हैं। पहचानते हैं। तो ये बस ये चीज़ पाई है ज़िंदगी के अंदर भी, इनका बच्चों का प्यार बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा। लक या हार्ड वर्क, ये बच्चों में आजकल बड़ा वो रहता है कि तीसरी एक और चीज़ इसमें जोड़ देता हूँ मैं, लक, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। अब कई लोग ना स्मार्ट वर्क को कंफ्यूज कर जाते हैं कि कम मेहनत करो, दिमाग से मेहनत करो। मेहनत दोनों ही हैं, पर मेहनत का तरीका जो है सही हो वो स्मार्ट। तो इन तीनों में से आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है, या तीनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस आप बोलते हैं? सर देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत करने वालों की ही किस्मत होती है। बिल्कुल। किस्मत तो उनकी भी है जिनके हाथ नहीं है, जिनके हाथों की लकीरें नहीं है, किस्मत तो उनकी भी होती है। एक्चुअल में ना, मैं यानी इस चीज़ में मैं मानता हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल मेरा निजी विचार है, भगवान नहीं है लेकिन उनको मानना बहुत अच्छी बात है। किस्मत नहीं है लेकिन किस्मत को मानना बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में जब आप ये ना, सारा इंसान की जो ज़िंदगी है ये सारा साइकोलॉजिकली सिस्टम है टोटली। हम पॉजिटिव रहते हैं इससे। अब जो लोग कर्म के अंदर विश्वास करते हैं, लोग वो ये सोचते हैं कि मैं किसी का बुरा करूंगा तो मेरे गलत कर्म बनेंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर आप फ्री टाइम में इंस्टाग्राम चला रहे हो या सोशल मीडिया के यूज़ कर रहे हो, आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान ना दे, कि ये भी आपके गलत कर्म बन रहे हैं। यानी आप अपने शरीर के साथ कुछ गलत कर रहे हो या कुछ भी है, ये भी आपके कर्म बन रहे हैं गलत। तो आप उनको कर्म मान लो या मेहनत ना करना मान लो। और प्लस जैसे बोलते हैं ना भी, मेहनत तो गधा भी करता है, तो साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। साथ में स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी। हम पूरे दिन बुक्स लेके बैठे रहें लेकिन हम गलत चीज़ को फॉलो करते रहें, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो सफ़र रहा है, अब तो आप काफ़ी स्केल अप कर चुके हैं, बट आई एम श्योर इसके आगे भी आप स्केल अप करना चाहेंगे। क्या चैलेंजेस रहे हैं इस जर्नी में, और अब क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? क्योंकि अब जब इतने लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, 60-70 हज़ार स्टूडेंट्स को, तो अब आपकी इच्छा ये भी होती होगी कि और हम क्यों ना इसको और आगे तक ले जाएं, क्यों ना दूसरे स्टेट्स में भी लेके जाएं। क्या क्या ऐसी सोच है? अगर है तो उसमें क्या चैलेंजेस देखते हैं? सर ये तो कंफर्म है कि चैलेंजेज आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। आपके पैर पे चोट लगी लेकिन आप फिर भी क्लास लगाने के लिए आ रहे हो, तो सेम मेरी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेज आए हैं। बहुत सारा टाइम ऐसा भी आया है जब मेरे को स्टाफ को देने के लिए सैलरी तक के पैसे नहीं मिलते थे। यानी मैं 12-12 घंटे रोज, मेरी रूटीन रही है। मेरे को 15 साल हो गए, मैं जब भी काम करता हूँ मैं 12 से 15-15 घंटे वर्क करता हूँ, काम करता हूँ। 13 नंबर गली है मेरे, जिसमें मैं रहता हूँ, उसी में हमारा कोचिंग सेंटर है, उसी में मेरा घर है। मैं कभी भी सोमवार से लेकर शनिवार रात तक मैं उस गली से बाहर ही नहीं निकलता। चैलेंजेज बहुत आते हैं, जितना आपने आगे बढ़ना है ज़िंदगी के अंदर उतने ज़्यादा 101% चैलेंजेज आएंगे। वो चैलेंज नहीं होते, वो एक्चुअल में कुदरत आपका टेस्ट ले रही है। और जब भी मेरी लाइफ में चैलेंजेज आए ना, मैंने ऊपर देख के स्माइल किया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे इस टेस्ट में भी मैं पास होऊंगा, और इस टेस्ट में अगर मैं पास हो गया ना तो मैं और बहुत आगे जाऊंगा। और मैं 100% मैं उस हर एक टेस्ट में पास हुआ और आज बहुत ऊंचाइयों पे हम पहुंचे हैं। नहीं, ये तो शुरुआत है। मुझे दिख रहा है कि आपकी जो सोच है इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा एज अ मैसेज आप स्टूडेंट्स को भी दें। आजकल लोग असफलताओं से, फेलियर से बड़ा घबराते हैं, और फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके चलते कई सारे गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं। ज़िंदगी में गिरने की अहमियत, फेलिंग की अहमियत क्या है? मैं ना सर कल भी एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, कोटा साइड की थी। तो वहाँ पे क्या होता है, नीट जेई का कोई एग्ज़ाम था, उसमें वो फेल हो गया तो स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। मैं इस चीज़ की ना बहुत खिलाफ हूँ। मेरा ना कई बार तो मन ऐसा करता है, यार तू मेरे सुसाइड क्यों कर रहा था, मेरे से 1-2 करोड़ ले लेता, मैं दे देता तेरे को मरने से पहले या कुछ भी है। हर एक जना, मैं आज भी बच्चों को कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मैंने कहा एक जने को किसी को भी मर्जी खड़ा कर दो यहाँ पे पूरी क्लास में से, और मेरे साथ कोई शर्त लगा लो, बेट लगा लो, मैं इसको करोड़पति बना के दिखा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कोई मर्जी जना को इशारा कर दो भी यार ये पढ़ाई में वीक है, कुछ भी है। मैंने कहा टैलेंट हर एक किसी के अंदर होता है, आपको पता नहीं आपके अंदर क्या टैलेंट है, बहुत फील्ड है। तो जो लोग असफल हो रहे हैं ना, तो मैं तो पहली बात तो यही कहूँगा, मैं बाद में कुदरत का साथ में ले लेता हूँ भी, यार कुदरत आपका टेस्ट ले रही है। आप मेरा एक कजन है, उसने 15 एग्जाम दिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्लैरिकल लेवल के एग्जाम्स वो दे रहा था। 15 बार उन्होंने एग्जाम दिए, फेल 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 फेल। मेरे पास आके रोए, कहता यार मेरा पेपर नहीं क्लियर हो रहा। उसने नेक्स्ट टाइम मैंने उसको गाइड भी किया, ऑफिसर कैडर का फार्म मैंने फिल करवाया, ऑफिसर कैडर की जॉब मिल गई डायरेक्ट। क्लैरिकल में फेल हो रहा है, ऑफिसर में पास हो गया। यानी
आप असफल हो रहे हो ना, तो असफल हो के भी इतना रिकॉर्ड बना लो कि सफलता आपको मिलनी है। हाँ, एक दो हारों से मानना ही नहीं है। परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मज़ा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। तो वही बात है कि हमेशा जीतने के लिए खेलिए, जीतने के लिए, पर उसके बाद भूल जाइए कि जीत हार क्या है। आपने एफर्ट कर दिया, वो बेस्ट है। चलते चलते इतनी सारी लाइफ्स आपने ट्रांसफॉर्म करी हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के यूथ को और पूरे हिंदुस्तान के यूथ को कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें। बस सर, आपने वैसे जो लास्ट लाइन बोली थी बहुत कमाल की लाइन बोली है। अगर इन सभी के लिए यही मैसेज है कि अगर आप ज़िंदगी में कभी भी असफल हो ना, तो हार नहीं माननी, अपनी स्माइल करनी है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ आपका इंतजार कर रही है। बिल्कुल, वो हम देख नहीं पाते हैं कई बार, वो मायोपिया होता है ना, दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो हम कभी कभी मायोपिक हो जाते हैं। बिल्कुल, कि हम वो जो चीज़ हम खोज रहे थे उसके आगे देख नहीं पाते हैं। मेरे भी जीवन में 6 साल मैंने ख़राब किए हैं। मैं फ़ौजी बनना चाहता था, आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, 8 SSB दिए, 8 बार फेल हुआ और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उस चक्कर में बहुत नुकसान किया मैंने। लेकिन जब आँख खुली कि ज़िंदगी इसके बाहर भी है, बिल्कुल कमाल ही हो रहा है। बिल्कुल सर। पर आप जो कमाल कर रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं, और आपकी जो सोच है बहुत कमाल की सोच है। उम्मीद है ऐसे बहुत सारे सोच वाले लोग समाज में आएँ और समाज का भला करें, और आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। इसकी शक्ति और इसके लिए जो भी संसाधनों की ज़रूरत है वो आपको मिलते रहें। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के इस पॉडकास्ट विजनरी ऑफ पंजाब में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।